रिफंड चैप्टर चल रहा था हमारा। रिफंड चैप्टर में सबसे पहले हमने ये देखा था कि टाइम लिमिट क्या होती है रिफंड क्लेम करने की। तो आप में से कौन बता पाएगा मुझे कि रिफंड लेने का फॉर्म नंबर क्या था? ठीक है, देखो आपको कुल मिला के अभी तक 3 तरीके से रिफंड लेने की चर्चा की है हमने। कौन कौन सी 3 तरीके की चर्चा थी वो? एक मैंने आपको बोला था, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, देखो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी बैलेंस है इसको हम कभी भी रिफंड मांगा जा सकता है। इसकी कोई टाइम लिमिट होती है क्या? नो टाइम लिमिट, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ठीक है, कब मांग सकते हैं इसका रिफंड और कौन से फॉर्म में मांगेंगे, फटाफट से बताओ। कौन से फॉर्म में मांगेंगे? RFD 01 में क्या? RFD 01 में लेना है क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड? हाँ जी, रॉन्ग आंसर। सत्यम, RFD 01 में नहीं लेना इसको, इसको लेना है रिटर्न में। ठीक है, इसको रिटर्न में लेना है। कौन सी रिटर्न में? जो सेक्शन 39 में हम फाइल करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 39 की रिटर्न फाइल करते लिख सकते हो आप इसको, इसीलिए इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। चलो, तो एक तो रिफंड हो गया आपका ये। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा रिफंड है एक, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 55 एंटिटीज। कौन कौन सी होती है सेक्शन 55 एंटिटीज? कौन कौन सी होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, फॉरेन एम्बेसीज हो जाएगी, ठीक है, या फिर कोई यूनाइटेड नेशन एक्ट के अंदर बनी हुई बॉडीज होती है। मैंने बोला ना, वो प्रैक्टिकली, आपको प्रैक्टिकली थोड़ी लिखना है एग्जाम में आंसर। इसीलिए तो मैंने आपको दोनों चीज क्लियर कर दी कि एग्जाम में क्या लिखना है और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। आप एग्जाम में हमेशा वही लिखेंगे जो लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज को नहीं लिखना एग्जाम में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन एम्बेसीज है, इन लोगों को रिफंड कौन से फॉर्म में मांगना है फटाफट से बताएंगे लिख के। RFD 10, वेरी गुड। इनको RFD 10 में लेना है और कब तक लेना है? इनकी टाइम लिमिट बता सकता है क्या कोई? टाइम लिमिट 6 मंथ्स होते हैं। वेरी गुड, 6 मंथ्स कहां से होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर खत्म हो जाता है, मतलब जिस डेट का हम रिफंड ले रहे हैं उसकी लास्ट डेट, उस क्वार्टर की लास्ट डेट से 6 महीने। चलो जी, वेरी गुड। नेक्स्ट, लास्ट, और इसके अलावा जो रिफंड्स हैं वो अदर रिफंड्स। अदर रिफंड्स के लिए कौन सा फॉर्म होता है बोलो? अदर रिफंड्स के लिए फॉर्म होता है RFD 01, और इसकी क्या टाइम लिमिट होती है? 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। मजे आ गए। ठीक है, तो विद इन 2 years। यहाँ पे RFD 10 है ना, यहाँ पे एक फॉर्म और आता है RFD 10B भी आता है यहाँ पे एक फॉर्म। ठीक है, चलो, तो यहां तक आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, और इतना मुझे लग रहा है आपको समझ में आ भी गया। तो ये सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 54(1) और सेक्शन 54(2), जहां पे हमने टाइम लिमिट्स देख ली, किसको कब अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें एक खास बात क्या थी? एक तो ये कि RFD 01 फॉर्म कब कब काम नहीं आता। तो एक तो ये नहीं आता सेक्शन 55 एंटिटीज के काम केस में काम नहीं आता। दूसरा, ये रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे काम नहीं आता। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। एक बार चार्ट वापस दिखाना, कौन सा चार्ट? ये वाला चार्ट, लो जी।
ठीक है, चलो आगे। फिर इसमें हमने बोला था रिफंड ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हो गया, कोई टाइम लिमिट नहीं है। सीटीपी एनआरटीपी में मैंने आपको एक खास चीज बताई थी, स्पेशल पॉइंट, वो क्या था कि इन लोगों को जो रिफंड मिलेगा वो लास्ट रिटर्न के वक्त मिलेगा। ठीक है, अपनी बीच वाली रिटर्न फाइल करते वक्त इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इनको रिफंड नहीं मिल सकता। ठीक है, फिर रिफंड में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लिया था, रेलेवेंट डेट हमने देख ली थी। ठीक है, ये लिस्ट याद करनी है आपको, यूनाइटेड नेशंस और सेक्शन 55 वाले लोगों के लिए हमने देख ली थी। इसका फॉर्म RFD 10 होता है, कब अप्लाई करना होता है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच सप्लाई वाज रिसीव्ड। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर 54(3) और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है इस चैप्टर का, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का क्या मतलब होता है, पहले तो ये देखते हैं, है ना, फिर उसके बाद बात करेंगे उसका रिफंड कब कब मिलेगा। मान लेता हूं ये कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है जो कि इनवर्ट सप्लाई लेके आती है अपने यहाँ पे, और इनवर्ट सप्लाई जब ये लाते हैं तो उस पर जीएसटी भी लगता है। तो मान लेते हैं इनवर्ट सप्लाई पे जीएसटी लगा 10 lakhs का। ठीक है, और 10 lakhs का जीएसटी लग गया, इसका इन्होंने आईटीसी भी अवेल कर लिया। ओके जी, अब मैं बोल रहा हूं इस पूरी की पूरी इनवर्ट सप्लाई को इन्होंने सेल आउट कर दिया। मान लेना एक बार कि नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जितना गुड्स खरीदा है सब पे 10 लाख की जीएसटी लगी है, पूरी आईटीसी ले ली, इन सब की हमने कर दी आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई कर दी, और आउटवर्ड सप्लाई हमने लॉस में की है, मतलब हमने जितने रुपए में गुड्स खरीदे थे उससे भी कम में सेल किए। और मान लेता हूं इन पे जो जीएसटी बनता है वो हुआ आपका 9 lakhs का। बताओ कितनी नेट टैक्स लाइबिलिटी है इस बंदे की, व्हाट इज द नेट टैक्स पेएबल, कुछ है क्या नेट टैक्स पेएबल, नील है, जीरो। क्या यहाँ कोई आईटीसी अनयूटिलाइज्ड है क्या, जिसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी कैरीड फॉरवर्ड कितनी है हमारे पास, 1 लाख। अब बात ये आती है कि इसको कैरी फॉरवर्ड करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसको अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो ये चीज तो ध्यान रखना, कैरी फॉरवर्ड नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप पूरी लाइफ टाइम जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन है तब तक कैरी फॉरवर्ड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये है, क्या इस 1 लाख का रिफंड मांग सकते हो क्या आप, क्या इस 1 लाख का मैं रिफंड मांग सकता हूं क्या, बस इतना सा आपको जानना है कि क्या ये एलिजिबल फॉर रिफंड है या नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले ये चीज पता करनी है कि अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया, आपका कभी भी अगर आईटीसी अनयूटिलाइज्ड होता है तो क्या उसका रिफंड लिया जा सकता है क्या, हाँ या ना। तो इसका जवाब हमें मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा हमें सेक्शन नंबर 54(3) के अंदर। और जो इसका आंसर है वो बहुत ही स्पेसिफिकली याद रखना है आपको, केवल और केवल 2 केस में। तो मैं यहां बोल रहा हूं आपको, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी मिलेगा तो सही, बट केवल और केवल 2 केस में, ओनली इन 2 केसेज। इसके अलावा कोई केस नहीं है, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके अलावा कभी भी आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। कौन कौन से 2 केस हैं वो, नंबर 1 इज जीरो रेटेड सप्लाई, कौन सी सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई, और ये वर्ड आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जीरो रेटेड सप्लाई वो भी कब, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। और दूसरा केस कौन सा है, दूसरा केस है हमारा इन्वर्टेड रेटेड, इन्वर्टेड रेटेड टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है,
एक बार यहां तक नोट करो आप, कंसेप्ट समझ में आया आपको कि मैं बात कर रहा हूं जब भी कोई आईटीसी जो होता है आपका वो अनयूटिलाइज्ड है तो क्या उसका रिफंड हम ले सकते हैं क्या? तो उसका रिफंड लेने के लिए हमें केवल और केवल दो जगह अलाउ किया गया है। वो एक तो है जीरो रेटेड सप्लाई, वो भी कब, जब विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वाली है, और दूसरा है इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है यहां तक? ठीक है, अब देखो मैं इन दोनों की आपको कहानी बता देता हूँ कि यहाँ पे अनयूटिलाइज्ड कैसे रहने वाला है आपका आईटीसी। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं जीरो रेटेड वाले की। देखो ये कंपनी है, मैं बोल देता हूँ ABC एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी फीलिंग आ जाए। कंपनी का नाम है ABC एक्सपोर्ट्स। ये लाया अपना इनवर्ट सप्लाई, और ये है इसकी एक्सपोर्ट को क्या बोलेंगे हम, जीरो रेटेड सप्लाई बोल दूं मैं। सबको मालूम है एक बार बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? एक्सपोर्ट, सेज यूनिट, डेवलपर, वेरी गुड। तो तीन होती है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ इनपुट सर्विस, इनपुट सर्विस नहीं है ये है इनवर्ट सप्लाई। कि जब मैं इनवर्ट सप्लाई खरीद के लाया तो मैंने आईटीसी जो लिया है वो कुछ इस तरीके से लिया है। सपोज इनपुट्स का, इनपुट सर्विसेज का और कैपिटल गुड्स का आईटीसी मैंने ले लिया। ठीक है, तीन ही तरह की इनवर्ट सप्लाई होती है हमारे पास। मान लेता हूँ इसका आईटीसी लिया मैंने 5 लाख का, इसका आईटीसी लिया मैंने 3 लाख का, इसका आईटीसी लिया मैंने 2 लाख का। तो टोटल मैंने 10 लाख का आईटीसी ले रखा है। ठीक है, अब मैंने पूरी की पूरी मेरी जो सप्लाई है वो आउट एक्सपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया। बताओ क्या आउटपुट टैक्स होगा यहाँ पे? क्या यहाँ पे आउटपुट टैक्स होगा या नहीं होगा? या डिपेंड करता है, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। बिल्कुल, वेरी गुड चॉइस है, इसीलिए देखो ऊपर हेडिंग देख लेना। मैं कौन से केस की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ जब विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी की मैटर की बात चल रही है। तो आउटपुट टैक्स कुछ नहीं होगा इस केस में। तो इस केस में आउटपुट टैक्स जीरो होगा क्योंकि हमने ऑप्शन चूज किया है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अब मुझे ये बता दो क्या ये आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है क्या? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आईटीसी क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या आईटीसी कैरी फॉरवर्ड करने में? बोलो बोलो जल्दी से, अभी क्या चल रहा है? जून। तो मैं बोल रहा हूँ ये जून 2019 की बात है। एक महीने में इतनी इनवर्ट सप्लाई है और आउटवर्ड सप्लाई जीरो है। हो सकती है बट उस यूज की नहीं है इफ एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट। माना, पर हो सकता है अगले महीने में मैं एक्सपोर्ट नहीं करूं, वहां तो यूज आ सकती है ना। ठीक है, कोई आईटीसी में कभी भी 1 to 1 कोरिलेशन नहीं होता कि जिन गुड्स का आईटीसी है उन्हीं गुड्स में यूज करेंगे। तो आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है या नहीं हो सकती? हम बोलेंगे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट आंसर तो मैं मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, क्या इसका मैं रिफंड ले सकता हूं क्या? क्या ये जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी रिफंडेबल है या नहीं है? बस यही आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो रिफंडेबल तो है, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो कि हमें अभी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इसका आंसर यस बट कंडीशनल। तो कुछ कंडीशन पढ़नी पड़ेगी हमें। ठीक है, कंडीशन क्या होगी? एक तो मैक्सिमम रिफंड बताया जाएगा हमें, दूसरा हमें बोला जाएगा कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलेगा। तो छोटी छोटी सी बात तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैपिटल गुड्स है भूल जाओ, कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा, एक मैक्सिमम रिफंड का फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, मैक्सिमम रिफंड का फॉर्मूला दे रखा है रूल नंबर 89(4) में। रूल नंबर है ये, ध्यान रखना, सेक्शन नंबर नहीं है। मैं पहला थोड़ा सा बेस बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब मैं थ्योरी पे जाऊंगा नोट्स में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए बेस बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं इस वाले केस का, जीरो रेटेड सप्लाई। मैंने इनवर्ट सप्लाई ली, इनवर्ट सप्लाई पे टोटल आईटीसी 10 लाख का लगा है। इनपुट पे इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स तीनों की बात कर ली मैंने।
आउटपुट टैक्स मेरा 0 है क्योंकि मैंने जो ऑप्शन चूज किया है वो है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करके मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसे केस में पहला क्वेश्चन मैंने पूछा क्या ये आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, आपने कहा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कैरी फॉरवर्ड करना इसका मतलब तो ये हुआ ना 10 लाख का नुकसान हो रहा है मेरे, तो आज मुझे बिजनेस में 10 लाख रुपए रिसीव भी हो सकते हैं अगर रिफंड मिल जाए तो, और 10 लाख कैश इन हैंड आएंगे तो वो बिजनेस में यूज आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख का नुकसान है कैरी फॉरवर्ड करने में, पर वर्किंग कैपिटल तो नहीं आई ना हाथ में। कैश अवेलेबल होना अलग चीज है और आप किसी के पैसे मांगते हो वो अलग चीज है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या मैं ये 10 लाख का रिफंड ले सकता हूं क्या? तो मैंने कहा ले सकता हूं, बट कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। एक तो कैपिटल गुड्स का रिफंड अलाउड नहीं होगा, इनपुट्स का अलाउड हो जाएगा और इनपुट सर्विस का अलाउड हो जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि मैक्सिमम रिफंड को भूल जाओ एक बार, यहाँ पे कितना रिफंड अलाउ होना चाहिए आपको? यहाँ पे कितना रिफंड अलाउ होना चाहिए, 10 लाख का या 8 लाख का? 10 लैक्स और 8 लैक्स? चलो जी, आपने कहा 8 लाख का। ठीक है, इसके बाद भी मैं बात करता हूँ। यहाँ पे एक और क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2A डाल रहा हूँ। ठीक है, समझना इसको। मैं बोल रहा हूँ आपने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, रिफंड एप्लीकेशन दे दिया आपने। कौन से फॉर्म में दोगे रिफंड एप्लीकेशन, फटाफट से बोलो। रिफंड एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में दोगे? RFD 01 में, पक्का? ठीक है, आपने रिफंड एप्लीकेशन दे दी। कितने रुपए के लिए दे रहे हो आप रिफंड एप्लीकेशन? 8 लाख रुपए के लिए। ठीक है, तो 8 लाख रुपए तो क्या होंगे, रिफंड आ जाएंगे। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैन 2 lakhs बी कैरी फॉरवर्ड? अब सोचो, लॉजिकली सोच के जवाब देना, तुक्के मत मारना, हाँ ना सीधा सीधा, अच्छे से सोचो। क्या लगता है आपको लॉजिकली क्या होता है, क्या ये 2 लाख कैरी फॉरवर्ड होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे? दो ने कहा हो जाएंगे, होएंगे होएंगे, सब बोल रहे हैं होएंगे, तो फिर भैया होएंगे ही, फिर कोई नहीं रोक सकता। तो आंसर है यस, नो प्रॉब्लम। तो बात समझ में आ रही है आपको थोड़ी थोड़ी? ठीक है, दूसरी बात, ये 10 लाख का आपने आईटीसी ले रखा है, समझना बात को। और आईटीसी लेने का मतलब क्या होता है, ये अमाउंट कहाँ शो हो रहा होगा आपके, ये अमाउंट शो हो रहा होगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो हो रहा होगा। इधर आप बोल रहे हो कि मैंने 8 लाख का रिफंड मांग लिया, क्या 8 लाख का रिफंड अप्लाई करते ही क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस था 10 लाख, क्या उसमें से 8 लाख लेस होने चाहिए, हाँ या ना? ये सारे प्रोविजन कवर हो जाएंगे अगर आपने मन से जवाब दे दिया ना, अच्छे से सोच सोच के, सारी चीजें अपने आप कवर हो जाएगी। हाँ जी, आपने कहा बिल्कुल। अगर आपने रिफंड मांगा है, रिफंड मांगते ही, आने की बात नहीं कर रहा मैं, रिफंड कब आएगा, रिफंड मांगते ही 8 लाख यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब। क्यों? क्योंकि आप एक तरीके से ये बोल रहे हो 8 लाख तो हमें कैश चाहिए, तो यहाँ से 8 लाख हटा दो तो ऑटोमेटिकली 2 लाख क्या हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? अब एक और क्वेश्चन आपको पूछता हूं क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इस केस में अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन या टाइम लिमिट, टाइम लिमिट टू फाइल RFD 01, ये जवाब अगर अगर सही दे दिया आपने तो मजे आ जाएंगे। क्या लास्ट डेट होगी, लास्ट टाइम लिमिट क्या होगी आपके RFD 01 भरने की? इस केस में ऊपर देख लेना, मैंने डेट भी लिखी थी, मैंने डेट भी लिख रखा है, और भी बोलता हूँ, चलो आगे और डिटेल दे देता हूँ आपको। टाइम लिमिट टू फाइल RFD 01 इफ एयरक्राफ्ट लीव्स इंडिया ऑन 15th June 2019। बताओ,
15 जून 2022 लिखा है आपने, क्या ये राइट है? सोचना पड़ेगा, सोचो, क्या ये राइट है क्या? 15 जून 2022। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 21 जून, जून 2021, 2 साल ही तो होते हैं ना। हाँ ठीक है, तो आपका आंसर सही है, 15 जून 2021। तो ध्यान रखना इस केस में कौन सी लिमिट अप्लाई होगी। यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी जो फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा था कि एक्सपोर्ट करते वक्त आपको देखना होता है, अगर एयरक्राफ्ट या वेसल से एक्सपोर्ट हो रहा है तो जिस दिन वो इंडिया को लीव करते हैं, व्हीकल से हो रहा है तो जब वो कस्टम फ्रंटियर को क्रॉस करते हैं, मतलब बॉर्डर को, और अगर पोस्ट से हो रहा है तो जिस दिन पोस्ट ऑफिस डिस्पैच कर देती है। ठीक है, ये केस समझ में आए? अभी आप इनको थ्योरी से पढ़ेंगे फिर। बोलो, यहां तक क्लियर है सारी बात? दूसरी तरफ चलता हूं फिर मैं। ठीक है जी, अब आ जाओ दूसरी तरफ। तो एक तो मैंने बात की जीरो रेटेड सप्लाई में मैंने को कोई अगर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है तो उसका रिफंड मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, ध्यान रखना मैंने लिखा था वहां पे मैक्सिमम लिमिट है जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। इधर आते हैं, इन्वर्टेड रेटेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखना आप अच्छे से। सर आज के नोट एक बार दिखा दो, मैंने नोट अभी जो लिखा है वो मैंने तो ये लिखा है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी मैंने ये लिखा है, यहां से स्टार्ट किया लिखना। पहले एग्जाम्पल दिया है अनयूटिलाइज्ड क्या होता है वो समझाया आपको, उसके बाद मैंने ये बताया रिफंड लेने के लिए अनयूटिलाइज्ड आईटीसी में 2 केस में ही रिफंड मिल पाएगा। कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लिंक से कर लेना जो मिस हुआ है वो। ठीक है, एक बार देख लो और इन स्क्रीनशॉट ले लो इनके। तो मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको, रिफंड केवल 2 केस में मिलेंगे अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के। एक जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, उसका एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कुछ केस उससे रिलेटेड। अब एक बार इन्वर्टेड रेटेड टैक्स स्ट्रक्चर पे आ जाओ, इसका भी एक बार समझ लो ये क्या बात है, क्या चीज समझाना चाह रही है। अगेन एक कंपनी ले लेते हैं हम, सपोज ये कंपनी है ए लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी रॉ मटेरियल खरीद के लाती है। ठीक है, रॉ मटेरियल से क्या बनाती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, और फिनिश्ड प्रोडक्ट को क्या कर देती है, सेल कर देती है। एक्सपोर्ट का केस नहीं है ये इंडिया में ही सेल कर रही है, इंडिया से रॉ मटेरियल खरीद रही है। तो ये जब रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा तो सपोज ये जो प्रोडक्ट खरीद के ला रहा है, रॉ मटेरियल ला रहा है, वो एट द रेट ऑफ 12% टैक्सेबल होता है। इसका मैं आईटीसी मान लेता हूं सपोज 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो मैं एक रॉ मटेरियल खरीद के लाया हूं जिसपे 12% टैक्स की रेट है। आईटीसी कैरी फॉरवर्ड तो सर सितंबर 2020 तक ही होगा ना? ना जी ना, आपने कुछ गलत रिमेंबर कर लिया। आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आईटीसी अवेल करने की लिमिट होती है सितंबर। ठीक है, आईटीसी अवेल करने की लिमिट है, मतलब रिटर्न में अवेल करना। अगर एक बार अवेल कर लिया तो वो तो लाइफ टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी फिर। ठीक है, वो कभी भी लैप्स नहीं होगी। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, जो प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल खरीद के लाया हूं उस पर टैक्स की रेट है 12%। ठीक है, जब भी मैं एग्जांपल दूं ऐसा अज्यूम किया करो इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। देखो, कोई भी कंसेप्ट समझना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ऐसा मान लो इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है बिजनेस में। तो मैंने कहा रॉ मटेरियल लाया, उस रॉ मटेरियल से मैंने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। क्या रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट की टैक्स रेट सेम होना जरूरी है क्या? नहीं है। तो मैं कह रहा हूं ये फाइनल प्रोडक्ट 5% वाला है। ठीक है, ठीक है, 5% वाला है। सपोज मैंने यहाँ पे 10 लाख का गुड्स खरीदा था, तो जीएसटी कितना आया था, 1,20,000। मैं बोल रहा हूँ मैंने गुड्स सेल किए हैं 20 लाख रुपए में, वैल्यू ऑफ सप्लाई 20 लाख है। बोलो कितना आउटपुट टैक्स होगा, कितना आउटपुट टैक्स होगा? 1 लाख रुपए का, 1 लाख का ही होगा। अब मैं जब यहाँ पे निकालूंगा तो क्या आएगा, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी आएगा या नहीं आएगा?
अनयूटिलाइज्ड आएगा, कितना आएगा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी 20,000। अगेन वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको दोबारा। पहला क्वेश्चन, क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, हाँ या ना? तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। पर कैरी फॉरवर्ड होने से क्या होता है, हमारा पैसा ब्लॉक हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन आता है मेरा, क्या ये 20,000 रिफंडेबल है? क्या क्या इसका रिफंड मांगा जा सकता है क्या? तो हमने बोला है दो केस की बात, हाँ जी ले सकते हैं रिफंड, रिफंड ले सकते हैं, बट अगेन कंडीशनल है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो रिफंड के लिए फॉर्म कौन सा भरोगे? रिफंड फॉर्म, रिफंड एप्लीकेशन का कौन सा फॉर्म होगा? बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। RFD 01, ठीक है। टाइम लिमिट कौन बताएगा? ये जिसने बता दी तो मजे आ जाएंगे। ये अगर किसी ने बता दी टाइम लिमिट, टाइम लिमिट टू फाइल RFD 01, ऊपर में टाइम दे देता हूँ। ये ट्रांजैक्शन कब की है? ये ट्रांजैक्शन है मई 2019 की। अब बताओ, मई 2019 की ट्रांजैक्शन है, ध्यान रखना ये एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कौन बताएगा टाइम लिमिट, कब तक RFD 01 फाइल करना है आपको? क्या टाइम लिमिट थी इसकी, याद है क्या किसी को? 2 साल, कहां से 2 साल? ड्यू डेट, वेरी गुड, परफेक्ट। मई 2021 गलत है आंसर। इसका आंसर था 2 साल है। कहां से 2 साल है? सेक्शन 39 की रिटर्न की ड्यू डेट से 2 साल है। तो मई की रिटर्न हम भरेंगे कब? 20 जून। तो हमारा टाइम लिमिट हो जाएगी 20 जून 2021। क्लियर है सबको? अब डेट याद रखना, जून तो 30 जून तक होता है, आप 20 जून के बाद अप्लाई नहीं कर सकते। इतने क्वेश्चन थे इधर भी, कोई स्किप तो नहीं हुआ ना? टाइम लिमिट, ठीक है। अब बोलो, क्या इतने केस आपको समझ में आ गए? क्या 2 केस मोटा मोटी समझ में आ गए आपको? इसकी कंडीशन भी दो छोटी छोटी कंडीशन है, वो तो लिखा देता हूँ यहाँ पे। एक कंडीशन तो क्या है, वही मैक्सिमम रिफंड का एक फॉर्मूला होगा आपके पास। मैक्सिमम रिफंड का फॉर्मूला होगा, कहाँ दे रखा है? रूल नंबर 89(5) में। और दूसरा, इनपुट्स, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स। ना यहाँ इनपुट सर्विस की कोई रिफंड मिलेगी, ना कैपिटल गुड्स की कोई रिफंड मिलेगी। किसकी मिलेगी? तो दोनों में डिफरेंस देख सकते हो आप। जीरो रेटेड वाले में केवल कैपिटल गुड्स को मना किया था, इनपुट्स और इनपुट सर्विस दोनों की रिफंड मिल रही थी। और यहाँ पे केवल इनपुट्स की रिफंड मिलेगी, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की रिफंड नहीं मिलेगी। ठीक है, चले हम नोट्स पे, रेडी हो सब? ओके जी, आ जाओ। अब नोट्स पे आ जाते हैं और यहां से रीड कर लेते हैं। मोटा मोटी हमने समझ लिया रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी shall be allowed only in following two circumstances. Number one is zero rated supply made without payment of IGST, and number two is inverted rated tax structure. ठीक है, पहले की बात कर रहा हूं मैं, केस नंबर 1, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। तो इसमें पहली केस पे नजर रखना, एक बार इन्वर्टेड रेटेड को भूल जाओ। नंबर 1 पॉइंट, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस केस में, है ना? तो जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है हमें? सेक्शन 16(1) ऑफ IGST एक्ट 2017 में दे रखी है। और क्या बोलता है वो? जीरो रेटेड सप्लाई मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज। कौन कौन सी? पहला, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू सेज डेवलपर और सेज यूनिट। जैसा कि आपने बताया था, तो आप इसमें 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इसको और स्प्लिट कर लो, 3 पॉइंट याद रख लो आप हमेशा।
एक्सपोर्ट किया है भले ही गुड्स या सर्विसेज का, तो वो जीरो रेटेड कहलाएगा। अगर आपने सेज यूनिट को गुड सर्विस दी है वो भी जीरो रेटेड है। अगर आपने सेज डेवलपर को गुड सर्विस दी है तो वो भी जीरो रेटेड कहलाएगी। तो जीरो रेटेड में क्या खास बात है? पहली खास बात, अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो और इस पे आउटपुट टैक्स जीरो होता है, इसके बाद भी आईटीसी मिलता है, तो एकमात्र एक्सेप्शन है खून दो आजादी लो का। ठीक है, तो आईटीसी तो मिलता ही मिलता है, ये तो है ही, और प्लस साथ में क्या बोल रहे हैं, इसका रिफंड भी मिल जाता है। मजे आ गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो एक केस पूछ रहा हूं मैं आपको, मुझे बताना रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल खरीद के लाया, ठीक है, रॉ मटेरियल पे टैक्स लगा, आईटीसी लिया 1,00,000 रुपए का, रॉ मटेरियल से बना फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट था एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड फाइनल प्रोडक्ट है, इसको कर दिया एक्सपोर्ट। पहला क्वेश्चन तो ये है, आउटपुट टैक्स कितना होगा बताओ, आउटपुट टैक्स कितना होगा? 0। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये 1,00,000 रिफंडेबल होगा या नहीं होगा? होगा अभी भी? हाँ जी, तो यहाँ पे दो चीज की लड़ाई है। जब भी कोई एक्सपोर्ट होता है तो उसे हम जीरो रेटेड कहेंगे, ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड होगा तो वो तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ गया, और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का हमें कभी आईटीसी नहीं मिलता। तो इन दोनों की कंफ्लिक्ट में कौन जीतेगा? अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज का मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो उसको जीरो रेटेड कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो आंसर है कहेंगे। अगर हम एग्जेम्प्टेड गुड्स सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी उसको एग्जेम्पशन को भूल जाओ, उसको भी हम जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे, और जीरो रेटेड सप्लाई मानते ही क्या होगा, आईटीसी भी मिल जाएगा, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 17 में। आईटीसी भी मिल जाएगा और उसका रिफंड भी अलाउड हो जाएगा। चलो जी, तो यही बात लिख रखी है मैंने आगे, नीचे नोट लगा के देखो। इवन इफ अ जीरो रेटेड सप्लाई इज ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड सर्विसेज, देन ऑल्सो इट शेल बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई and not exempted supply. Therefore, the benefits available in respect of zero rated supply shall also be available in respect of such supply. ठीक है यहां तक? तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने बात की जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है। सेकंड पे आ जाता है। सेकंड बोल रहा है नो रिफंड अलाउड इन फॉलोइंग केसेस। तो मैंने बोला आपको कुछ कंडीशंस होती है, रिफंड अलाउड तो है पर कुछ कंडीशंस है, मतलब कुछ केस में नहीं मिलेगा, कुछ केस में कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं ध्यान रखना, अभी हम केवल जीरो रेटेड वाले सप्लाई वाले केस की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें इन्वर्टेड पे मत लगा देना आप। पहला फर्स्ट केस जब रिफंड नहीं मिलेगा वो क्या है, नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल बी अलाउड इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। लो जी, मतलब आप जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया के बाहर, उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है कस्टम्स वालों ने। इसका मतलब ये थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखो, अगर प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है उसका एक्सपोर्ट होना? एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट उसको प्रमोट नहीं करना चाहती, उसको मना करना चाहती है आप एक्सपोर्ट मत करो। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट होगा तो उसे किसी तरह का एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पे रिफंड भी अलाउड नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, क्या आईटीसी अलाउ हो जाएगा? क्या आईटीसी हो जाएगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इस केस में रिफंड नहीं मिलेंगे। तो रिफंड नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं है, पर आईटीसी तो मिलेगा ना, क्योंकि है तो जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट, नो रिफंड ऑफ आईटीसी शैल बी अलाउड इफ द सप्लायर अवेल्स ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ सेंट्रल टैक्स और क्लेम्स रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन सच सप्लाईज। क्या बोला जा रहा है? अगर हम कोई ड्यूटी ड्रॉबैक ले लेते हैं, कस्टम्स के अंदर हम पढ़ेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक, तो अगर कस्टम्स में हम ड्यूटी ड्रॉबैक ले लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने जो पैसा दिया था वो तो ड्रॉबैक के थ्रू वापस आ गया आपके पास, तो क्या आप दोबारा जीएसटी में भी रिफंड लोगे क्या? डबलिंग थोड़ी अलाउड होगी।
ठीक है, तो यहाँ पे बोला है अगर आप ड्रॉबैक ले लेते हो तो रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप आईजीएसटी का रिफंड ले लेते हो, आईजीएसटी का रिफंड मतलब वही एक्सपोर्ट करते वक्त अगर आप ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करते हो और उस आईजीएसटी का रिफंड ले लेते हो तो आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। तो एक लॉजिक तो हमेशा माइंड में रखना, एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। क्या होती है? कौन सी डॉक्ट्रिन की बात कर रहा हूं मैं? डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। कोई बता सकता है क्या इसका मीनिंग? कुछ कुछ तो शब्दों को पढ़ के समझ में आ जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ का मतलब प्रिंसिपल होता है, अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है हमें? कांट बेनिफिट फ्रॉम एवरीवेयर, जितने के हकदार हो उतना ही मिलेगा। और हकदार कौन है? राजा का बेटा राजा ही बनेगा क्या? हाँ जी, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बोल रहा है कि आपने जितना जेब से दिया है उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। कभी भी आप फायदा नहीं उठा सकते। किससे? टैक्सेज से। गवर्नमेंट के किसी भी टैक्स पॉलिसी से आप अपनी जेब नहीं भर सकते, सिंपल सी बात। गवर्नमेंट की किसी भी टैक्स पॉलिसी से आप एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं ले सकते। आप उतना बेनिफिट तो मिल जाएगा आपको कि आपको देना नहीं पड़े, पर आपको कभी भी एक्स्ट्रा मिल जाए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो कभी भी दो दो जगह से रिफंड नहीं मिलेगा आपको। हाँ, दो दो जगह टैक्स जरूर भरना पड़ता है हमें कई बार, पर दो जगह से रिफंड अलाउड नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है रिफंड अमाउंट विद हेल्ड। चलो, मैंने मान लिया कि मैंने सब कुछ सही किया है, मेरी जीरो रेटेड जो सप्लाई है वो एलिजिबल भी है रिफंड के लिए। फिर भी कई बार क्या होता है, मेरा रिफंड अमाउंट जो होता है वो रोक लिया जाता है। विद हेल्ड का मतलब रोक लिया जाता है। क्यों रोका जाता है? देखो, दो केस में आपका रिफंड अमाउंट रोका जाएगा। पहला, अगर आपने रिटर्न भरने में डिफॉल्ट किया है तो समझ लो आप रिटर्न भरना कितना जरूरी है। देखो, रिटर्न नहीं भरोगे तो बहुत से लफड़े हो जाते हैं। आपने देखा था, रिटर्न नहीं भरोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। रिटर्न नहीं भरते हो तो आपका ई वे बिल का पोर्टल भी ब्लॉक कर दिया जाता है। रिटर्न नहीं भर रहे हो तो आपको रिफंड भी एलिजिबल नहीं कर रहे लोग। तो रिफंड एलिजिबल का मतलब है रिफंड रोका जाएगा, दिया नहीं जाएगा आपको। एलिजिबल तो हो आप, पर वो रोक लेंगे। कब देंगे? जब आप रिटर्न भर दोगे। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। सेकंड केस, हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी and also no stay order has been granted by any court or appellate tribunal or appellate authority up to the specified that is the last date for filing appeal। मतलब क्या है? मतलब मैं बोल रहा हूं कि आप अप्रैल 2019 का रिफंड मांग रहे हो, है ना? अप्रैल 2019 का रिफंड मांग रहे हो। कितने रुपए का रिफंड है? 10 लाख का। ठीक है, मांग रहे हो आप। और मई 2019 में आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी अनपेड। अनपेड का मतलब अभी तक आपने पे नहीं की। वो कितनी टैक्स लाइबिलिटी है? 15 लाख की। तो एक तरफ तो आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो मेरे 10 लाख मुझे वापस दो, दूसरी तरफ गवर्नमेंट आपको बोल रही है हमारे 15 लाख हमें दो। बताओ, क्या आपको रिफंड मिलना चाहिए या रिफंड रुक जाना चाहिए? सिंपल सा बिजनेस मैटर है ये तो कोई भी सोचेगा। आप गवर्नमेंट के पैसे मांगते हो, गवर्नमेंट आपके पैसे मांगती है, तो क्या ऐसा होगा कि गवर्नमेंट आपको तो अपने पैसे दे दे और खुद लेना? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सा प्रोसेस क्या बोला है यहाँ पे कि भैया अगर 10 लाख का रिफंड है और 15 लाख गवर्नमेंट मांगती है तो आपका रिफंड जो है उसको क्या कर लिया जाएगा? विद हेल्ड कर लिया जाएगा। अब कब तक विद हेल्ड करेंगे वो? सिंपल, जब तक आप पे नहीं कर देते। ठीक है, या फिर अगर इस पे कोई रिफंड आ जाए तो ये जो टैक्स लाइबिलिटी है, मान लेते हैं कि एसएससी बोल रहा है ये टैक्स लाइबिलिटी है ही नहीं मेरी, तो कोई बात नहीं है। टैक्स लाइबिलिटी अगर आपकी नहीं है तो कब पता लगेगा ये एक्चुअल में कि ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है? तो लिखा है कि जब तक is required to pay any tax interest, also no stay order has been granted by any court, appellate tribunal or appellate authority up to the last date for filing appeal। तो ये चीज कब कंफर्म हो जाएगी कि आपको पे करना ही करना है? कि जब अपील करने की लास्ट डेट निकल जाती है। तो अपील का चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे, वहां आपको पता लगेगा अपील करने की जो लास्ट डेट है वो अगर निकल गई तो उसके बाद आपके ऊपर जो डिमांड निकली हुई है वो आपको पे करनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं बचेगा। ठीक है,
तो उस दिन ये मान लिया जाता है कि 15 लाख आपसे लिए जाएंगे तो आपका अमाउंट विदहेल्ड हो जाएगा, इससे पहले विदहेल्ड नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, फिर बोला है यहाँ पे, तो इन दोनों ही केस में क्या बोला है, द प्रॉपर ऑफिसर में विदहोल्ड द पेमेंट ऑफ रिफंड अंटिल द रिटर्न इज फाइल्ड और द अमाउंट इज पेड एज द केस में बी, या फिर डिडक्ट एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट विच इज ड्यू एंड अनपेड फ्रॉम द रिफंड ड्यू। तो दोनों ही केस हो सकते हैं। कई बार रिफंड का अमाउंट कम है तब तो पूरा ही विदहोल्ड हो जाएगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अमाउंट है ये 8 लाख ही है, तो क्या होगा ऐसे केस में, 8 लाख विदहेल्ड कर लेंगे और 2 लाख का पेमेंट कर देंगे। बोलो ओके है यहां तक सबको? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, where the refund of unutilized ITC is claimed, then the electronic credit ledger shall be debited by the applicant by an amount equal to the refund so claimed। ये मैंने आपको अभी बताया था, इसमें दोबारा बताने की जरूरत है क्या? अभी मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस आ रहा होता है उसको हमें कम करना पड़ता है रिफंड एप्लीकेशन लगाते ही, ठीक है? अदरवाइज तो हम डबल बेनिफिट ले लेंगे, एक तरफ आईटीसी ले लेंगे, एक तरफ रिफंड ले लेंगे। ओके जी, रूल नंबर 93 क्या बोल रहा है, if a deficiency notice in RFD 03 is issued under rule 93 or refund claim is rejected under rule 92, तो ये सारे रूल अभी आए नहीं है तो घबराना मत, अभी आएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। then such amount shall be recredited to the electronic credit ledger। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा देख लो। मैंने कहा मेरे पास आईटीसी का बैलेंस पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कितना आईटीसी का बैलेंस पड़ा है, सपोज 10 लाख का। ओके जी, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने RFD 01 भर के रिफंड एप्लीकेशन लगा दी। रिफंड एप्लीकेशन कितने रुपए की लगाई है मैंने, 8 लाख रुपए की। क्या होगा, क्या इंपैक्ट आएगा इसका बोलो? इसका इंपैक्ट ये आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मुझे 8 लाख कम करने हैं, है ना? 8 लाख कम करूंगा तो कितने बच जाएंगे, 2 लाख का बैलेंस बच जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है? अब मैं बोल रहा हूँ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ आपका रिफंड गवर्नमेंट ने कर दिया रिजेक्ट। रूल नंबर को भूल जाओ आप, ठीक है? सारे रूल नंबर याद करना जरूरी नहीं है, वैसे रिजेक्ट होता है अंडर रूल 92, ठीक है? तो आपका रिजेक्ट हो गया, रिफंड रिजेक्ट हो गया, क्या अब ये जो आपने रिवर्स कर दिया था ये वापस नहीं आ जाना चाहिए क्या? उसमें आ जाना चाहिए, बस इतनी सी तो बात है। ये 8 लाख फिर से आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा और टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, 10 लाख। आई बात समझ में? क्लियर? आईटीसी 10 लाख था, रिफंड अप्लाई करते ही क्या होगा, क्रेडिट लेजर से अमाउंट हट जाएगा। रिफंड रिजेक्ट हो गया तो क्रेडिट लेजर में अमाउंट दोबारा आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि रिफंड इनएलिजिबल हुआ है, आईटीसी इनएलिजिबल नहीं हुआ है। चलो जी, पॉइंट नंबर 4 तक हमारा हो चुका है डिस्कशन। रिजेक्ट किस वजह से करेंगे? बेटा मैंने तुमको कहा था ना कि अपन जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेरी करो, वो तो हम पढ़ेंगे ना रूल नंबर 92। पढ़ाते पढ़ाते भी मैं बोलता तो जा रहा हूँ आपको कि ये रूल्स हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है? आप केवल इतना कंसंट्रेट किया करो कि जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसमें आपको कोई डाउट आ रहा है क्या, बस। ये सारे क्वेश्चन तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे बाद में जाके। ये डबलिंग हो गई यहाँ पे, इसको काट देते हैं। हाँ जी, ये आ रही है आपकी एक और कंडीशन, ये लो एग्जाम्पल है छोटा सा, फटाफट से लिख लो, लिख रहे हो तो आप। ठीक है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम रिफंड इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। और ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा वो इस पे आएगा। आपको डेटा दिया हुआ होगा, आपको बोलेंगे अगर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड लेना है जीरो रेटेड सप्लाई के केस में तो कितना मैक्सिमम रिफंड अलाउ होगा, ठीक है?
तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बात कर रहा है टैक्स पीरियड के रिफंड की, मतलब जिस टैक्स पीरियड की रिफंड आप मांग रहे हो उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्या फॉर्मूला दे रखा है? सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं पहले बोल रहा हूँ कितनी आईटीसी है आपका जिसका आप रिफंड लेने की सोच रहे हो, उसको हम बोलेंगे नेट आईटीसी। ठीक है, तो सपोज आप बोल रहे हो मैं 8 लाख की रिफंड की सोच रहा हूँ, तो 8 लाख का रिफंड आपको मिलेगा, मतलब टोटल 8 लाख की आईटीसी है आपकी। ठीक है, नेट क्यों लिखा हुआ है वो अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा, 8 लाख का क्या पूरा रिफंड मिल जाना चाहिए क्या? नहीं, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें तो मैंने पूरी की पूरी आउटवर्ड सप्लाई क्या मान ली थी, जीरो रेटेड मान ली थी। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना बिजनेस में, हमारी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो पार्टली तो जीरो रेटेड है और पार्टली जो है वो इंडिया में सप्लाई होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट का ही रिफंड मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, नेट आईटीसी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जीरो रेटेड टर्नओवर से डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर से। अब इसमें जो स्पेशल चीजें ध्यान रखनी है वो एक एक करके ध्यान रखते हैं। तो फॉर्मूला अगर लिखना है तो बहुत सिंपल, आईटीसी इंटू जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। ठीक है, पर एग्जाम में तो ये लिखना है, मैं तो याद करने के लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब पूरा याद करो, नेट आईटीसी इंटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप बोलोगे अलग अलग क्यों लिखा है, एक साथ ही लिख देते गुड सर्विस, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन है इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, मतलब टोटल टर्नओवर में भी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये तीनों चीजें आपको कैलकुलेट कैसे करनी है वो नीचे देखो। नेट आईटीसी का मतलब क्या है? नेट आईटीसी मींस आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। तो आपको ऑलरेडी पता है ये बात तो। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं सीखी यहाँ पे। ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, तो इतना ध्यान रखो एक बार तो मैं बोल रहा हूँ नेट आईटीसी में क्या क्या आएगा, इनपुट्स आ जाएगा, इनपुट सर्विसेज आ जाएगा, कैपिटल गुड्स नहीं आएगा। पर एक चीज इसमें नहीं आएगी कभी भी, तो अभी ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना, केवल और केवल याद रख लेना बस। इसमें कौन सा आईटीसी नहीं आएगा, जिसका रिफंड हमने रूल 89(4)A में लिया है या फिर रूल 89(4)B में लिया है। ये कौन सा रूल पढ़ रहे हैं हम, ये है रूल नंबर 89(4). ठीक है, तो दो रूल के नंबर याद कर लो बस केवल एक बार। ये दोनों रूल होते किससे रिलेटेड है, इतना दिमाग में डाल लो, ये दोनों रूल होते हैं आपके डीम्ड एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखो, अगर कोई रिफंड डीम्ड एक्सपोर्ट्स की वजह से मिल रहा है तो उसको यहाँ पे शामिल नहीं करना, उसको किसी में भी शामिल नहीं करना, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो, ना तो जब नेट आईटीसी जोड़ो उसमें वो अमाउंट जोड़ना, ना टर्नओवर में वो अमाउंट जोड़ना है, और ना ही जीरो रेटेड सप्लाई में वो अमाउंट जोड़ना है। ठीक है, हर जगह से ये वाली सप्लाई हटा दो आप। कौन सी वाली सप्लाई, जो 89(4)A और 89(4)B में दे रखी है। ठीक है, बैठ जाएगा दिमाग में, हाँ या ना? ठीक है, तो एक बात तो हो गई, नेट आईटीसी का मतलब क्या, नेट आईटीसी का मतलब इनपुट्स ले लो हाँ, इनपुट सर्विसेज ले लो हाँ, कैपिटल गुड्स ना, रूल 89(4)A ना, रूल 89(4)B ना। ठीक है, तो इस तरीके से एक लिस्ट बना लो, मैंने इधर उधर लिखा है, आप एक साथ नीचे 5 लिख देना। तो 5 चीजें ऐसे बना के लिख लो, आपको आराम से हमेशा याद रहेगा। इनपुट, इनपुट सर्विस लेना है, कैपिटल गुड्स नहीं लेना है, रूल 89(4)A 4B। तो जब एग्जाम की बात करो तो एग्जाम की क्वेश्चन में तो ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा, तो कोई दिमाग लगाना नहीं है आपको। ठीक है, आगे, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? तो गुड्स के जीरो रेटेड होने में और सर्विस के जीरो रेटेड होने में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? गुड्स फिजिकली इंडिया से बाहर जाते हैं तो उनका एक्सपोर्ट दिखता है, पर सर्विसेज फिजिकली तो जाती नहीं है, तो उनका जो एक्सपोर्ट होता है वो कैसे काउंट करते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको, याद हो तो? याद आ रहा है क्या किसी को? कल मैंने आपको बताया था सर्विस का कब मानेंगे हम, बता सकता है कोई? हाँ जी, सप्लाई प्लस पेमेंट जब दोनों हो जाएं, बिल्कुल, तो उसी तरीके से यहाँ कैलकुलेट होगा। देखो, पहले तो मैं बात कर रहा हूँ सप्लाई ऑफ गुड्स की, तो गुड्स का जीरो रेटेड क्या होगा, सिंपल है, मींस द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो बहुत सिंपल, जितना एक्सपोर्ट किया है वो सारा जोड़ लो, पर क्या चीजें जोड़नी नहीं है,
रूल 89(4)A वाली सप्लाई नहीं जोड़नी और रूल 89(4)B वाली सप्लाई नहीं जोड़नी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहे हैं टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसको कैलकुलेशन करने का लॉजिक एक शब्द में समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी सप्लाई प्लस पेमेंट दोनों इवेंट कंप्लीट हो जाए, उस मंथ में आप टर्नओवर ऐड कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताना। ये अप्रैल है, ये मई है। अप्रैल में आपने सप्लाई की 10 लाख की, इसका पेमेंट आया है मई में 10 लाख का। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर मई 2019। ठीक है, एक मई के बाद जून और लिख देता हूँ। अब बताना आप मेरे को, ये अप्रैल 19, मई 19, जून 19। चलो, पहली ट्रांजेक्शन सप्लाई हुई अप्रैल में 10 लाख की, पेमेंट आया मई में 10 लाख का। बोलो क्या मई वाले टर्नओवर में ऐड होगा ये, हाँ या ना? हाँ जी, आपने कहा मई वाले में ऐड हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं हम। यहाँ पेमेंट आया है 10 लाख का, यहाँ सप्लाई हुई है 10 लाख की। अब बोलो क्या मई वाले टर्नओवर में ऐड होगा ये, ना, जीरो। थर्ड केस, मैंने सप्लाई कर दी यहाँ पे 5 लाख की, पेमेंट आया जून में 5 लाख का। बोलो बोलो, जीरो जीरो। फोर्थ केस, हमने सप्लाई की है 8 लाख की और इसका पेमेंट आया है 7 लाख का, बचा हुआ पेमेंट आया है 1 लाख का। बोलो मई का टर्नओवर बोलो, 7 लाख। तो मुझे लगता है बड़ा इजी है कैलकुलेट करना। इजी है क्या कैलकुलेट करना? बहुत इजी है। सिंपल सा लॉजिक याद रखोगे तो देखो कितनी बड़ी डेफिनेशन है यहाँ पे, वो पूरी याद हो जाएगी। क्या डेफिनेशन है, अच्छे से समझना इसको। सारे केस कवर कर लिए क्या मैंने, एक बार देखता हूँ। एक केस नहीं किया, वो भी कर लेते हैं ताकि वो डेफिनेशन पढ़ने में इजी हो जाए। यहाँ पेमेंट आया है सपोज 15 लाख का और यहाँ मैंने सर्विस दी है 15 लाख की। कितनी होगी वैल्यू? जीरो होगी, आपके भी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एडवांस आ गया, बाद में आ गया, सेम मंथ में आ गया, सारे हो गए। ठीक है, अब देखना क्या बोल रहा है वो, क्या इससे आंसर कैलकुलेट होता है क्या? वो आपको बोल रहे हैं जीरो रेटेड, कहां से पढ़ रहे हैं हम, यहां से। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मींस द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी calculated in following manner. Zero rated supply of services is the aggregate of the payments received during the relevant period. तो इनके हिसाब से बताओ मेरे को एक बार, कितना पेमेंट रिसीव हुआ है मई मंथ में? वो बोल रहे हैं पहले सारा पेमेंट जोड़ लो। ठीक है, उनका तरीका बता रहा हूं मैं आपको। वो बोल रहे हैं पहले सारा पेमेंट जोड़ लो, कितना पेमेंट मिला है मई में आपको बताओ। जोड़ लो, एग्जाम्पल है सामने आपके। मई में टोटल पेमेंट कितना मिला है आपको? 32 लाख का। ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 32 लैक्स। देखो अपने हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए था? अपने हिसाब से आंसर आना चाहिए 17 लैक्स। इनके हिसाब से भी 17 लाख आ जाएगा, पर कैसे आएगा वो देखना। तो वो बोल रहे पहले तो पूरा पेमेंट ले लो, 32 लाख का ले लिया हमने। आगे, फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर सप्लाई हैज बीन कंप्लीटेड in the relevant period for which payment had been received in advance in any period prior to the relevant period. क्या बोल रहे हैं? तो एक तो पेमेंट जोड़ लिया हमने 32 लाख का, प्लस इसमें वो जोड़ लो जिसका पेमेंट पहले आ चुका था और सप्लाई मई में हुई है। देखना जरा, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे?
जिसका पेमेंट पहले आ चुका था और सप्लाई मई में हुई है। ऐसा मैंने एग्जांपल ये नहीं किया, चलो ले लेता हूं मैं ताकि और खत्म हो जाए। पेमेंट पहले आ गया था सपोज यहाँ पे 3 लाख का और सप्लाई हो गई यहाँ पे 3 लाख, तो ये यहाँ पे अपने हिसाब से 3 लाख जुड़ना चाहिए था, तो अब अपने हिसाब से 20 लाख आएगा। अब देखना, बताओ मुझे, वो बोल रहे हैं ऐसी चीज को यहाँ पे ऐड कर लो जिसका पेमेंट तो पहले आ चुका है और सप्लाई मई में हुई है। कितनी अमाउंट है? 3 लाख। ठीक है, और आगे आ जाओ। रिड्यूस्ड बाई, अब इसमें से क्या रिड्यूस करना है? एडवांसेज रिसीव्ड इन रेलेवेंट पीरियड। देखो जी भाई, एडवांस कितने मिले अपने को? एडवांस किस किस को बोलेंगे हम? ये वाला एडवांस है, ठीक है, ये 1 लाख एडवांस है, इस 8 में से 1 का एडवांस है, और ये एडवांस है, तो जोड़ो तीनों को, कितना होता है? 21 लाख। क्या हुआ, कुछ मिस्टेक है क्या? देयर इज सम मिस्टेक, टोटलिंग में है कहीं, कहाँ है, चेक करो एक बार। सारा पेमेंट आया आपका 10, पेमेंट 35 लैक्स, 10 प्लस, देखो सारा पेमेंट 10 प्लस 7 17, 17 और 15 32 लाख का पेमेंट है, ठीक है। और ऐसी चीज जो पहले पेमेंट आ चुका था और अब सप्लाई हुई है, ये पहले पेमेंट आ चुका था अब सप्लाई हुई, ये भी जोड़ ली, 35 लैक्स का तो टोटल आ रहा है। अब इसमें से लेस तो 15 लाख ही होना चाहिए ना, पर अच्छा ये तो सप्लाई है ना, सॉरी 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 सॉरी। एडवांस पेमेंट कितना आ चुका है आपको? एडवांस पेमेंट तो केवल यही आया है ना, एडवांस केवल 15 ही आया है आपके पास, तो इसमें से लेस क्या कर दूं? एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट हमें मिल चुका है 15 लाख का, तो आंसर आ गया 20 लाख का, ठीक है। तो इनका तरीका ये है, इसके हिसाब से चलोगे तो आप बोलोगे ये स्टेप 1 2 3, कैसे भी कर लो, याद एक ही बात है, ठीक है। पर ऐसे फॉर्मेट बना देना, ज्यादा बढ़िया है, ये भी खुश हो जाएंगे कि आपने हमारा फॉर्मेट लिया, ठीक है। पहले सारा पेमेंट जोड़ देना, फिर ऐसी सिचुएशन जोड़ देना जिसका पेमेंट पहले आ चुका था और सप्लाई इस मंथ में हुई है, और उसमें से सारा एडवांस लेस कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा? ये आ गया आपका टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है? सबको क्लियर है ये एग्जांपल? नोट भी कर लेना, दोनों तरीके से आंसर निकलवा दिए मैंने आपको, आंसर वही आएगा, टैली कर सकते हो, ठीक है जी। आगे आ जाओ। तो देखो ऊपर क्या लेना है वो हमें पता लग गया। गुड्स की जीरो रेटेड कैसे कैलकुलेट करनी है? एक्चुअल जो जीरो रेटेड होगी वो, प्लस उसमें रूल 89 4A 4B को हटा देना। सर्विस की कैसे कैलकुलेट होगी वो भी ले ली हमने, नेट आईटीसी भी हमने कैलकुलेट कर लिया। सर वेट क्या हुआ, एग्जाम्पल दिखाना है क्या? एडवांस काउंट करोगे? लो जी कर लो, एडवांस काउंट कर लो जी। एडवांस मंथ में मिला हो पहले एंड मंथ में बाद में सप्लाई हो, देन उसको एडवांस काउंट करेंगे क्या? मतलब उसको कैसे करेंगे पागल? आप बोल रहे हो 1 मई को पैसे मिल गए और 30 मई को सप्लाई कर दी, तो वो तो उसी मंथ में हो गई ना दोनों एक्टिविटी। मैंने ये जो फोर्थ केस लिया ये क्या है कि सप्लाई भी इसी मंथ में, पेमेंट भी इसी मंथ में, तो वो एडवांस थोड़ी है हुई। एडवांस का मतलब जो मई में मिल चुका है पर उसकी सर्विस हम देंगे कब? मई के बाद। ठीक है, यहां तक हो गया? कर लिए क्या कैलकुलेट आपने? ओके जी, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मंथ वाइज चेक करना है। फिर आ रहे हैं हम एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के ऊपर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होगा बच्चों बताओ? सारा टर्नओवर होगा, सिंपल सी बात है। पर इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है, छोटा सा पॉइंट, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने कहीं देखा नहीं कि उसके ऊपर क्वेश्चन टेस्ट किया गया। छोटा सा पॉइंट क्या आता है? देखो जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। पर जब आप कैलकुलेट करोगे इंडिया वाली सप्लाई का टर्नओवर, वो कैसे, इंडिया वाली सर्विसेज का टर्नओवर, क्या उसको भी इस तरीके से कैलकुलेट करना है क्या?
हाँ या ना? इंडिया वाली सर्विसेज का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है? सिंपल, जिस मंथ में मैंने सर्विस दी है, अगर मैं आपको बोलूं यही एग्जांपल है और ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है, ये सारी की सारी सर्विसेज इंडिया में दी हुई है, अब मुझे बताओ मई का कितना टर्नओवर होगा? अब कौन बताएगा? मुझे बताओ मई मंथ का कितना टर्नओवर होगा यहाँ पे, अगर ये जीरो रेटेड सप्लाई ना हो तो? कौन बताएगा, कौन बताएगा? 16 लाख? हाउ? लेट अस चेक। 5 लाख, 8 लाख, 5 और 8 13 लाख, 13 और 3 16 लाख। परफेक्ट। तो देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर मुझे टोटल टर्नओवर निकालना है और ये सेम डेटा है मेरे पास, जीरो रेटेड कैलकुलेट करूंगा तो 20 लाख आएगा, और इंडिया की सप्लाई कैलकुलेट करूंगा तो 16 लाख आएगा। तो डिफरेंस समझ में आ गया? तो जब एडजस्टेड टर्नओवर निकालेंगे ना, तो देखो लिखा हुआ है, उससे आपको समझ में आएगा। पहले मैं रीड करवा देता हूँ। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में क्या बोल रहे हैं? सम टोटल ऑफ, पहला टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग टर्नओवर सर्विसेज। वो बोल रहे हैं पहले सारा टर्नओवर इन स्टेट जोड़ लो एक्सक्लूडिंग सर्विस। क्यों? क्योंकि उसको अलग से जोड़ेंगे हम। वो बोल रहा है फिर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस जोड़ लो, जैसा कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, एंड नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज जोड़ लो। तो अलग अलग क्यों बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो ना आप? क्यों अलग अलग जुड़वा रहा है? वो एक साथ भी लिख सकता था वो कि टोटल टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, एक साथ इसीलिए नहीं लिख रखा वहां पे, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है और इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। क्लियर है अब तक? एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, तो अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई होगी उसको हटा देना, ठीक है? पर अगर जीरो रेटेड हुई तो उसको जोड़ देना, क्योंकि जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड में जीरो रेटेड जीतेगा हमेशा। फिर वही रूल 89(4)(a) और 4(b) वाली सप्लाई को इग्नोर कर देना। ठीक है जी। हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन लग रही हो यहाँ पे, इसके लिए इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम, उससे पहले आपको ये क्लियरिटी आ जाए, है ना? आगे बढ़ने से पहले इसका क्वेश्चन लेंगे हम कल। बाकी मेरे हिसाब से आपको इतना फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, उसका एक इंडिविजुअल पार्ट कैसे कैलकुलेट करने हैं वो समझ में आ गया हूँ। और फिर रेलेवेंट पीरियड बोल रहे हैं, रेलेवेंट पीरियड मींस द पीरियड फॉर विच क्लेम हैज बीन फाइल्ड। रूल 89(4)(a) 4(b) जो लिखे हुए आ रहे हैं ऊपर, आर रिलेटेड टू टैक्स बेनिफिट इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स और पेन अल्टीमेट एक्सपोर्ट्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी चीज। बोलो यहां तक अब किसी को डाउट है जो मैंने पढ़ाया है उसमें, तो आप पूछ सकते हो। इस क्लास में अभी तक इस चैप्टर का इतना ही पोर्शन लेंगे हम, ठीक है? इस चैप्टर का इतना ही पोर्शन लेते हैं अभी इस क्लास में, बाकी का नेक्स्ट क्लास में लेंगे। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। अभी हमने कुल मिला के पढ़ा है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिलने का जीरो रेटेड सप्लाई वाला केस। हाँ जी, नोट्स आज मिल जाएंगे आपको। नोट्स तो अभी भी रेडी है मेरे पास, पर मैं उसमें थोड़े बहुत कुछ अपडेशन करना चाहता हूँ, है ना? तो वो मैं अपडेट करके आपको भेज दूंगा। तब तक आप यहाँ से देख सकते हो, वीडियो को वापस रेफर कर सकते हो, जहां तक करवाया वहां तक भेज दो। ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं। और कुछ? ये क्वेरी थी क्या तुम्हारी? थैंक यू फॉर सच अ नाइस क्वेरी। बोलो जी फटाफट, हाँ या ना बोल दो। जिसको क्वेरी नहीं है वो भी रिप्लाई कर दो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर है? साक्षी, बोलो। साक्षी कुछ पूछ रही है, टाइप कर रही है शायद वो। सर एक बार इन्वर्टेड रेटेड में रिफंड किसका मिलता है? फिनिश्ड गुड्स का ना, फिनिश्ड गुड्स का नहीं मिलता। देखो जी, ये था आपका इन्वर्टेड रेटेड रिफंड। यहाँ पे किसका मिल रहा है देखो आप,
मैंने कहा रॉ मटेरियल खरीद के लाया तो टैक्स दिया 1,20,000 का, आउटपुट टैक्स बना मेरा 1,00,000 का। क्यों बना उसका रीजन देख लेना, अभी मैं पढ़ाऊंगा हालांकि इसको। रीजन क्या था, हमारे इनपुट की रेट ज्यादा थी, आउटपुट की रेट कम है। केवल ये इकलौता रीजन है जिसकी वजह से इन्वर्टेड रेटेड हम कहते हैं इसको, है ना। इनपुट्स की रेट ज्यादा है, आउटपुट की कम। ठीक है सत्यम। तो एक भी इसका आईटीसी है, एक का आउटपुट टैक्स है, तो रिफंड तो आप आईटीसी वाले पोर्शन का मांग रहे हो ना, फिनिश्ड गुड्स का थोड़ी मांग रहे हो। हाँ जी, साक्षी पूछ रही है सर आईटीसी का रिफंड कोई लेगा क्यों, जब वो अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है तो मींस वो रिफंड किसका। हाँ जी, मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको। देखो साक्षी, मैंने आपको यहाँ पे केस दिया था, मैंने कहा था अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है चीज, पर अगर मुझे कोई चीज कैश की फॉर्म में मिल सकती है, मुझे बैंक अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे 20,000 अगर ये, तो वो बेटर होगा या उसको कैरी फॉरवर्ड करना बेटर होगा। चलो मैं मान लेता हूं कि कैरी फॉरवर्ड कर लेता, तो अगले महीने में भी तो यही सिचुएशन आने वाली है। सोचो आप, आपका इनपुट 12% का है और आपका फाइनल प्रोडक्ट 5% का है, तो नेक्स्ट मंथ में भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी रहने वाली है, तो आप उस आईटीसी को यूज कहाँ करोगे। हाँ, तो एक रीजन तो है कि लिक्विडिटी आ जाती है रिफंड लेने से, दूसरा रीजन ये भी है कि ये जो आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो तो पा रहा है पर यूज नहीं हो पाएगा ना कभी। अगर आपके पास यूज करने की सिचुएशन है तो फिर आप रिफंड को स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रिफंड लेना भी इजी नहीं है। रिफंड लेने के लिए अभी आप देखोगे आगे बहुत सी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, तब जाके रिफंड मिलेगा। गवर्नमेंट से पैसे मांग रहे हो आप, तो सोचो इतना इजी थोड़ी होगा। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी है कि वो यूटिलाइज हो जाए फ्यूचर में, तो फिर रिफंड के रूट पे मत जाओ। कोई बहुत बड़ा अमाउंट है तो फिर रिफंड के रूट पे जाओ, है ना। कोई छोटा मोटा अमाउंट है 1,00,000 2,00,000 का, तो उस पर जाना ही नीचे रिफंड के रूट पे, उसमें उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो और उसको यूटिलाइज कर लेना। एनीबडी एल्स, ओके मीन्स ऑनली इनपुट का मिलेगा ना इन्वर्टेड रेट में। हाँ जी, केवल और केवल इनपुट का मिलेगा इन्वर्टेड रेट में। वो कल हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड रेट के बारे में पूरी डिस्कशन। तो अभी के लिए और कोई डाउट नहीं है आपको, तो ये वाली क्लास करते हैं हम एंड। टाटा बाय बाय, थैंक यू।